हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या उनकी जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है, तो उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप देखिए इन इंस्टीट्यूशंस से 4 से 5 जो क्वेश्चन हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस का एक रिवीजन का वीडियो है, जिनके अंदर हम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में देखने के लिए मिलता है। इंटरनेशनल पीस है उसको प्रमोट करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया कि ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करे। आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमारा एक डीपीएसपी है जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। डीपीएसपी का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 51। आर्टिकल 51 को देखिए। आर्टिकल 51 क्या बात करता है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है उसको प्रमोट करना इंडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वैसे ही यूनाइटेड नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कौन कौन से हैं यूनाइटेड नेशन के। आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है जो यूएन की ही बॉडी है, जिसके अंदर यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने के लिए मिलता है। मींस जो कंप्लीट कंट्रीज़ हैं सभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो दिखाते हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है और काफ़ी बार इंडिया के द्वारा एड्रेस किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। हर साल सितंबर और अक्टूबर के मंथ के समय इनके जो सेशंस हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। फिर आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर 5 जो मेंबर हैं उनको वीटो पावर दी गई है और 10 वहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर आपको देखने के लिए मिलते हैं। 2 साल का उनका टर्म होता है। थर्ड, अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। फोर्थ, अगर हम बात करें जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, सेक्रेटरीट है 5th नंबर पे। और 6th जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है वो है ट्रस्टशिप काउंसिल। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको पता होना चाहिए, डे भी आपको पता होना चाहिए। 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसको यूएन डे के रूप में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। अभी आप देखिए कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिया के द्वारा नॉर्म्स नाम का एक जो पर्सपेक्टिव है या प्रपोजल है वो वहाँ पे रखा गया है कि नया ओरिएंटेशन होना चाहिए फॉर रिफॉर्म द मल्टीलेटरलिज्म, कि हमारे जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं इनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो इंडिया के द्वारा जो नॉर्म्स का नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो रखा गया है, क्योंकि इंडिया कंटिन्यू यहाँ पे इनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रिफॉर्म की बात करती है। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जब ये इन इंस्टीट्यूशंस का जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ उस समय जो वर्ल्ड का जो ऑर्डर हुआ करता था वो काफ़ी डिफरेंट था, या बाईपोलर वर्ल्ड हुआ करता था। अगर प्रेजेंट समय में बात करें तो डिप्लोमेसी भी चेंज हुआ है, वर्ल्ड्स की जो कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है वो भी यहाँ पे चेंज हुई है। तो उसी की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो जो यहाँ पे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की जो डिमांड है वो करते हैं। वो आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो यूएन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसी के अंदर एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको बाइंडिंग देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे जो 5 ऐसे कंट्री हैं जिनको जो वीटो पावर है वो भी यहाँ पे दी गई है। ये 5 कंट्री तो आपको याद होंगी, काफ़ी इजी है इनको याद करना। अगर हम बात करें कि 10 ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जिनको नॉन परमानेंट बेसिस पे यहाँ पे जो मेंबर है वो चुना जाता है। क्या इंडिया से कभी नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है? तो स्टूडेंट्स, इंडिया 8 टाइम्स तक 8 बार टोटल है जो यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर है वो इलेक्ट हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वहाँ पे। और रिसेंटली इंडिया का जो टर्म है वो कंप्लीट हुआ है नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में। इस वजह से भी ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में था। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वहाँ पे ही
एक रिजोल्यूशन है 1267 नाम का जो रिजोल्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वहाँ पे। उस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इस रिजोल्यूशन का मेन मोटिव क्या है कि जो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं उनको यहाँ पे डेजिग्नेट करना है, जिसमें ओसामा बिन लादेन के लिए ये जो प्रपोजल है वो पास किया गया था, अडोप्ट किया गया था 99 के समय में। आप देखिए कि अलकायदा के ऊपर भी जो बैन है वो लगाए गए हैं। तो ये आपको जो यूएनएससी का एक जो रिजोल्यूशन है 1267, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो टेररिज्म के पर्सपेक्टिव से है। अगर हम यहाँ पे आपने बात की कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करें कि जो 5 जो वीटो पावर जो परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप देखें कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, रसिया है, फ्रांस है और आपको जो चाइना है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरीके से जो 5 यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स जिनको कि वीटो पावर दी गई है और वो परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वहाँ के। अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड ही एक नया फार्मूला है वो आपको काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसको एरिया या एरिया फार्मूला के रूप से भी जानते हैं। अब ये एरिया फार्मूला क्या है? एरिया फार्मूला स्टूडेंट्स एक इनफॉर्मल मीटिंग्स हैं जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के, उन मेंबर्स की इनफॉर्मल मीटिंग है जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के द्वारा ही कन्वेन किया जाता है। उसी को इस फार्मूला के अंदर रखा गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे इनफॉर्मल वे में जो मीटिंग है उसको कंडक्ट करें, उसको एरिया फार्मूला के अंदर रखा गया है। स्टूडेंट्स 5 ऐसे कंट्री हैं जिनको यहाँ पे परमानेंट जो वीटो पावर है वो दी गई है, जिसके अंदर यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम के अलावा चाइना है, आप देखिए कि फ्रांस है, यूएसए है और रसिया है। स्टूडेंट्स इन 5 कंट्रीज़ को ही वीटो पावर ना दी जाए। आप देखिए कि लैटिन अमेरिका के कोई कंट्री का जो नाम है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि एशिया से सिर्फ अगर हम बात करें कि इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, बट एशिया से सिर्फ आपको जो नाम है वो चाइना है वो देखने के लिए मिलता है। तो इन्हीं जो मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके अंदर जो रिफॉर्म है उसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो ग्रुप बना के कोशिश की गई है। जैसे कि इंडिया का भी एक ग्रुप है G4। अब ये G4 जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो ग्रुप है इंडिया का, ये यूएनएससी की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर रिफॉर्म की बात करते हैं कि यूएनएससी की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर प्रेजेंट समय में जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है वो होना चाहिए। आप देखिए कि इन 4 कंट्री कौन कौन से हैं G4 के अंदर में, इंडिया है और जापान है। इंडिया है और जापान है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, इंडिया है, जापान है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2 कंट्री हैं, जर्मनी है और ब्राज़ील है। इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील ये 4 कंट्री हैं जो G4 की मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिनका मेन मोटिव है कि G4 को यहाँ पे रिफॉर्म किया जाए और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है वो सभी लोगों को दिया जाए, ना कि 5 ही मेंबर कंट्रीज़ को। अगर हम बात करें कि कॉफ़ी क्लब क्या है, कॉफ़ी क्लब बेसिकली एक ऐसा क्लब है जो अगेंस्ट द G4 के अगेंस्ट में क्रिएट हुआ, जिसके अंदर पाकिस्तान भी है, जिसके अंदर साउथ कोरिया भी है, जिसके अंदर ये जो 4 कंट्रीज़ हैं इन्हीं के आसपास या इनके जो राइवल कंट्रीज़ हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं जो यहाँ पे G4 के रिफॉर्म को अपोज करते हैं। वो कॉफ़ी क्लब का एक मेंबरशिप है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक L69 भी है, L69 एक ग्रुप आपको देखने के लिए मिलता है। ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, जो कैरेबियन जो कंट्रीज़ हैं, एशिया पैसिफिक के जो कंट्रीज़ हैं, या अगर हम बात करें लैटिन अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के द्वारा एक ग्रुप है वो बनाया गया है और यूएनएससी की रिफॉर्म है उसके द्वारा जो बात है वो की जाती है इन सभी के द्वारा। स्टूडेंट्स यूएनएससी के अंदर ही आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट R2P का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। R2P क्या है कि अगर किसी भी एक कंट्री के अंदर कोई यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन वायलेंस किया गया काफ़ी ज़्यादा, या आप देखिए कि वहाँ पे सेक्टेरियन जो वायलेंस है, ह्यूमैनिटेरियन वायलेंस है वो देखने के लिए मिलता है, तो यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो वहाँ पे इंटरवेन कर सकती है रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के अंडर में।
बट ये देखिए इसका यूज़ आपको काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। तो काफ़ी सारे जो ऐसे कंट्रीज हैं जिनके अंदर वायलेंस है या वॉर की जो कन्फ्लिक्ट है वो चलते रहते हैं, बट यूज़ आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। कॉफ़ी क्लब जो G4 के रिफॉर्म्स को अपोज करता है। L69 क्या है? लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया पैसिफिक है, कैरेबियन आइलैंड के जो कंट्रीज हैं इनकी एक डिमांड है कि यूएनएससी को रिफॉर्म किया जाए। एरिया फॉर्मूला इनफॉर्मल मीटिंग की बात है यूएनएससी के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा, और यूएनएससी के द्वारा ही इसको अप्रूवल किया गया है। नॉर्म्स क्या है? इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया है यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर में कि जो मल्टी सेक्टरल जो सिस्टम है उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, नया जो ओरिएंटेशन है उसको देना है। यूएनएसए का एक रेजोल्यूशन है 1267 जो टेररिज्म के पर्सपेक्टिव से है, ग्लोबल जो टेररिस्ट का जो डेजिग्नेशन है वो किया जाता है। यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में हमने बात की कि कौन कौन से उसके ऑर्गन है। तो ये यूएन के कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपको रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में थे यूएन की। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें इकोसोक के बारे में, जिसको कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के रूप से भी जानते हैं, इंडिया रिसेंटली यूएन जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इसके मेंबर के रूप में यहाँ पे इलेक्ट किया गया है। तो इस वजह से ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में है। इंडिया यहाँ पे जो एशिया पैसिफिक का जो रीजन है उस रीजन से यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं। यहाँ पे आपको जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है तो आपको इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का जो वर्क है उसके बारे में पता होना चाहिए। एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, 54 मेंबर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है, जो जनरल असेंबली से इलेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन एंड पॉलिसी का रिव्यू है वो देखने के लिए मिलता है। इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक एंड सोशल सेक्टर है, उसी से रिलेटेड। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। कभी ये जो UNHRC है एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था। नहीं सॉरी स्टूडेंट्स, जो कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन है उसका यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट है इकोसोक जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उसके द्वारा यहाँ पे उसकी ही पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इस्टेब्लिश था। तो अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें UNHRC के बारे में, तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि 1948 के समय आपको एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग में वो आपको देखने के लिए मिलता है। फिर 2006 के समय में जो UNHRC है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल उसको इस्टेब्लिश किया गया 2006 के समय में। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन का। इंडिया रिसेंटली इसके यहाँ पे इलेक्ट किया गया था 2 साल पहले इंडिया को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर में। टोटल अगर मेंबर्स की संख्या की बात करें तो 47 जो मेंबर हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं UNHRC के अंदर में। और ये डायरेक्टली जो जनरल असेंबली है यूएन की जो जनरल असेंबली है उसको ये रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे यूएन की ऑफिस भी है हाई कमिश्नर फॉर द ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग में, यूएन सेक्रेटरीट के अंडर में ही। तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स से रिगार्डिंग में जो काम है वो किए जाते हैं। आप देखिए कि लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि UNHRC जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, इसके जो रिकमेंडेशंस हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू है वो इनसे रिलेटेड है। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू है, आपने न्यूज़पेपर्स के अंदर रीड किया होगा। उसके रिगार्डिंग ये है कि यहाँ पे जो साल के अंदर 2-3 बार ये लोग मिलते हैं, अपनी जो बातें हैं पीरियोडिक रिव्यू हैं वो करते हैं ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग में। यहाँ पे भी जो मेंबरशिप है वो रीजन वाइड डिवाइड है। जैसे अफ्रीकन स्टेट्स है वहाँ से तो 13 मेंबर हैं वो चुने जाएंगे। एशिया पैसिफिक से भी 13 मेंबर हैं वो चुने जाएंगे। तो ये ऐसे आपको यहाँ पे जो रीजन वाइज जो मेंबरशिप है वो देखने के लिए मिलती है। 3 साल का यहाँ पे जो टर्म होता है UNHRC के मेंबर के रूप में, ये आपको पता होना चाहिए कि जो टर्म है वो कितने साल का है, 3 साल का है। और आप देखें कि यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट होना है तो 2 बार अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू इलेक्ट होते हो तो उसके बाद में 3rd टाइम के लिए आप इलेक्ट नहीं हो सकते हो। इमीडिएटली 2 टाइम्स अगर आप कंटिन्यू यहाँ पे इलेक्ट होते हो तो उसके बाद में आप नहीं हो सकते हो। आपको एक समय का जो रेस्ट है वो करना होगा, उसी के बाद में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। रिसेंटली स्टूडेंट्स जो नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड है वो दिया गया था। नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड जो जर्मनी की जो फॉर्मर चांसलर हैं एंजेला मर्केल उनको दिया गया है। UNHRC का ही ये UNSCR का ये नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड है। उसका मेन मोटिव यही है
कि रिफ्यूजी जो लोग हैं, जो सीरिया में जब क्राइसिस हुई थी माइग्रेशन की या रिफ्यूजीज़ की, तो उस समय में जो नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड ने ऑब्जर्व किया कि एंजेला मर्केल के द्वारा काफ़ी अच्छा जो काम है उस समय में किया गया था और ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग में इसको एक नोबल पीस प्राइज़ के इक्वल है जो माना गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें नानसेन इस अवार्ड के बारे में, तो इस अवार्ड को 1954 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया। इंडिविजुअल जो लोग हैं उनको ये अवार्ड है वो दिया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन है किसी को, कोई ग्रुप है, अगर उनके द्वारा रिफ्यूजीज़ हैं या अगर ह्यूमन राइट के पर्सपेक्टिव में जो अगर उन्होंने प्रोटेक्ट किया है तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ये फर्स्ट जो हाई कमिश्नर हुआ करते थे रिफ्यूजीज़ के, उनको दिया गया था लीग ऑफ नेशंस के द्वारा नोबल पीस प्राइज़ इन 1922 के समय में। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली नानसेन अवार्ड के बारे में था, जो रिफ्यूजी अवार्ड है रिफ्यूजी के लोगों के लिए। एंजेला मर्केल का जो सीरिया क्राइसिस के समय जो वर्क है उसके रिगार्डिंग उनको दिया गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें, इंडिया और यूएन का एक डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड भी है जिसे 2017 के समय इस्टेब्लिश किया गया था। पार्टनरशिप फंड को कब? 2017 के समय में। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की एक ऑफिस है यूनाइटेड नेशन की ऑफिस है साउथ साउथ कोऑपरेशन के रिगार्डिंग में। तो उस साउथ साउथ कोऑपरेशन के द्वारा ही इंडिया और उस साउथ साउथ कोऑपरेशन का जो ऑफिस है उनके द्वारा ये जो पार्टनरशिप जो फंड है, डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, जो साउथ साउथ कोऑपरेशन के रिगार्डिंग में है, जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन सभी को जो पैसा है वो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है इंडिया यूएन डेवलपमेंट फंड के द्वारा। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि जो साउथ साउथ कोऑपरेशन और इंडिया के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। साउथ साउथ कोऑपरेशन जो यूएन का ऑफिस है, यूएन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, उसका इस्टेब्लिशमेंट आपको 1974 के समय देखने के लिए मिलता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ही उसको इस्टेब्लिश किया गया था। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक है यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। यूएन कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन के लिए इंडिया 2021 के समय इसके मेंबर के रूप में इलेक्ट हुआ था। अगर हम रिसेंटली बात करें यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में, तो स्टूडेंट्स रिसेंटली 2022 का जो लास्ट मंथ है, नवंबर और दिसंबर का जो मंथ है, उस समय जो ईरान नाम का जो कंट्री है उसको यहाँ से निकाल दिया गया था यूएन कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन से। तो आपको इस यूएन कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में पता होना चाहिए कि एक प्रिंसिपल ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना या वुमेन का जो एम्पावरमेंट है उसे करना। इकोसोक जो है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके एक रिजोल्यूशन के द्वारा 1946 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इकोसोक के एक रिजोल्यूशन के द्वारा। और इसका मेन मोटिव यही है, वुमेन राइट्स हैं उनको हाईलाइट करना, वुमेन्स के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन है या उनकी कोई रियलिटी है उसके बारे में बात करना। टोटल 45 मेंबर आपको देखने के लिए मिलते हैं, 45 इसके मेंबर हैं। स्टूडेंट्स, मेंबर्स की संख्या याद रखना, जैसे यूएनएचआरसी के अंदर हमने देखा कि 47 मेंबर हैं, 47 मेंबर हैं, तो 45 मेंबर हैं वो आपको यूएन कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। 45 मेंबर जो बेसिकली वही हैं जो यूनाइटेड नेशन में एज ए मेंबर के रूप में सर्व करते हैं। इंडिया भी रिसेंटली 2021 के समय इकोनॉमिक कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन के वहाँ पे इलेक्ट हुआ था, तो इस वजह से भी ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था। स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करें, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन यहाँ पे है यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के बारे में। यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के बारे में अगर हम बात करें, तो स्टूडेंट्स ये इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है 1949 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। यूएन जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है आपको 1949 के समय देखने के लिए मिलता है। इनके द्वारा जो शेल्टर है, बेसिक फूड की जो सप्लाई है, मेडिकल है, एजुकेशन है, या पैलेस्टाइन जो रिफ्यूजीज़ हैं उन सभी को प्रोवाइड करने के लिए यूएन का जो ये स्पेशल बेसिकली जो वर्क एंड रिलीफ एजेंसी है इसका इस्टेब्लिशमेंट आपको 1949 के समय देखने के लिए मिलता है। हेडक्वार्टर अगर हम बात करें, जॉर्डन के अंदर अम्मान है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और 5 फील्ड अगर ऑपरेशंस की बात करें, 5 ऐसे एरिया हैं जहाँ पे इसका जो ऑपरेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले तो जॉर्डन के अंदर ही इसका ऑपरेशन आपको देखने के लिए मिलता है। यूएन जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, बेसिकली जो कंट्रीज़ हैं वो आपको इजराइल के आसपास के जो कंट्री हैं वो ही इससे एसोसिएटेड हैं, जैसे जॉर्डन है, लेबनान है, सीरिया है, इसके अलावा आपको गाजा स्ट्रिप है, और आपका जो वेस्ट बैंक का जो रीजन है इंक्लूडिंग जो ईस्ट ऑफ जेरूसलेम है
वो उन कंट्रीज़ को यहाँ पे यूएन जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है उसके डोमेन के अंडर में कवर किया गया है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि यूएन का जो डोमेन है उसके अंडर में इसको कहाँ पे कवर किया गया है, कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको इसके अंदर में रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूएनसीटीएडी। यूएनसीटीएडी की बात करें तो ये आपको काफ़ी बार जो इकोनॉमी के सेक्शंस हैं उनके अंदर देखने के लिए मिलता है। यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस है ट्रेड एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में 1964 के समय में स्टूडेंट्स ये गलत लिखा हुआ है, 1964 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 1964 के समय। और इसका मेन मोटिव यही है, यूएन की जनरल असेंबली के अंदर मेंबर होने की वजह से जो ट्रेड हैं, इन्वेस्टमेंट हैं या डेवलपमेंट के जो इश्यूज़ हैं उनको डील करना है। जिनेवा के अंदर, स्विट्ज़रलैंड जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, ये सब इनके द्वारा यूएनसीटीडी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उनके द्वारा निकाली जाती है। तो स्टूडेंट्स ये यूएनसीटीडी के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट G20। G20 बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, एक फोरम है। यहाँ पे इससे पहले जो कंट्रीज़ हैं जिनके साथ जहाँ पे जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुई है, वहाँ से जो सेक्रेटरीट है वो ट्रांसफ़र होता है। सेक्रेटरीट कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा? सेक्रेटरीट ट्रांसफ़र होगा जहाँ पे सबमिट होने वाली है। तो 2023 की जो सबमिट है वो इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज होगी, इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो यहाँ पे ट्रायो का बनेगा कि पहले जिस कंट्री से सबमिट हुई, फिर इंडिया जहाँ पे सबमिट होने वाली है, और नेक्स्ट आप देखिए कि जिस कंट्री के अंदर जो नेक्स्ट सबमिट होगी तो इसको ट्रायोका के नाम से जानते हैं। कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। 1999 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया। उस समय में आप देखिए कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी एशिया के अंदर में, तो उसके बाद में इसका इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई। इनिशियल फेज में जो वो यहाँ पे जो वो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी एक कंट्री का, सेंट्रल बैंक का मीनिंग ये नहीं है कि सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो नहीं है। सेंट्रल बैंक मीन्स द जो यहाँ पे रेगुलेट करता है बैंकिंग सिस्टम को। जैसे हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुआ करती थी इनिशियली इस ग्रुप के अंदर में, फिर 2008 के अंदर में जो स्लो डाउन आया इकोनॉमी का, वहाँ से इस ग्रुप का जो वर्किंग कॉन्सेप्ट है वो आपको चेंज देखने के लिए मिलता है। वहाँ से इसके अंदर में जो G20 है, यहाँ पे जो ऐसे जो लीडर ऑफ द कंट्री हैं वो यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। G20 के अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ग्लोबल 80% जो ग्लोबल GDP है, 75% जो ग्लोबल ट्रेड है, 60% जो ग्लोबल यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो फाइनेंशियल ट्रैक है वो किया जाता है। ट्रायोका की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो ट्रायोका है वो इंडोनेशिया के साथ में, और इंडिया के बाद में जो नेक्स्ट समिट 24 के अंदर होगी वो ब्राज़ील के अंदर होगी। तो आप देखिए कि साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट करने वाले ये कंट्री हैं, ये सारे ऐसे कंट्री हैं जो साउथ साउथ को प्रमोट करने वाले हैं। G20 के अगर अंदर हम बात करें तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। और 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर था, 2020 के प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था इसके जो कुछ कंट्रीज़ हैं उसके रिगार्डिंग में। तो आपको एक बार इन कंट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, चिली भी आपको देखने के लिए, चिली नहीं है सॉरी स्टूडेंट, चाइना भी आपको देखने के लिए मिलती है। इसके बाद में यूरोपियन यूनियन है, वो एक ग्रुप है, इंडिया, इंडोनेशिया है, आपको देखिए कि मैक्सिको है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम भी है, जर्मनी एंड जापान भी है, टर्की भी है, आप फ्रांस भी आपको देखने के लिए मिलेगा, कनाडा एंड इटली भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, और जो जर्मनी एंड रसिया हैं वो भी यहाँ पे इसके मेंबर हैं G20 के। स्टूडेंट्स ये G20 के कुछ मेंबर्स हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आप देखिए कि G20 के अंदर एक कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा शेरपा। अब ये G20 के शेरपा क्या होते हैं? शेरपा एक वर्ड है जो नेपाली टर्म है, नेपाल के अंदर यूज़ किया जाता है कि किसी भी एक किंग का रिप्रेजेंटेटिव, तो किसी भी एक कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको शेरपा के रूप से जानते हैं। जैसे इंडिया के जो शेरपा हैं वो पहले हमारे एक एक्स मिनिस्टर हुआ करते थे, रेलवे के सेक्टर में हुआ करते थे, सुरेश प्रभु, उनके द्वारा रेलवे को रिफॉर्म भी किया गया था स्टूडेंट्स। जो हमारे रेलवे स्टेशन हैं उनको क्लीननेस के रिगार्डिंग में, बाद में काफ़ी सारी जो ट्रेन्स डीरेल होने की वजह से, ट्रेन्स का जो एक्सीडेंट होने की वजह से उनको जो रिजाइन करना पड़ा और उनको जो शेरपा है वो बनाया गया था। प्रेजेंट समय में जो हमारे जो शेरपा हैं वो पीयूष गोयल हुआ करते थे, और अभी जो अमिताभ कांत हैं जो जो हमारी नीति आयोग है उसके हेड हुआ करते थे। तो स्टूडेंट G20 की अगर हम बात करें तो शेरपा ट्रैक
ट्रैक है, फाइनेंशियल ट्रैक है, अर्बन 20 है, डिजिटल इनोवेशन के रिगार्डिंग में भी आपको देखने के लिए मिलता है। इसी G20 के रिगार्डिंग में एक ओसाका ट्रैक भी है। ओसाका ट्रैक क्या है? डाटा फ्लो विद ट्रस्ट के रिगार्डिंग में है। उसका मेन मोटिव क्या है ओसाका ट्रैक का, कि जो डाटा है, किसी भी एक कंट्री का डाटा है, वो सभी G20 के जो मेंबर्स हैं वो उसको यूज़ करें। जब 2020 के अंदर में 2019-20 के अंदर में जब इसकी मीटिंग जापान के अंदर हुई थी, तो वहाँ पे ओसाका नाम की जगह है, वहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई और वहीं से वो निकल के आया था कि ओसाका जो ट्रैक है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा, जिसमें डाटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट है। बट इंडिया के द्वारा उसको अपोज किया गया था ओसाका ट्रैक को, कि हम नहीं करेंगे, डाटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसे नहीं मानते हैं, क्योंकि जो बिग जो कंट्रीज हैं, जो बड़ी जो पावर्स हैं, उनके द्वारा हमारा जो डाटा है उसको मिस यूज किया जा सकता है। ट्रस्ट का डेफिसिट एक प्रॉब्लम था। आप देखें कि हमारा जो साइबर सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड भी एक कन्वेंशन है, बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट कन्वेंशन को इंडिया ने इसी वजह से नहीं ज्वाइन किया था। जो बुडापेस्ट कन्वेंशन है उसको इंडिया ने इसी वजह से नहीं ज्वाइन किया था कि वहाँ पे भी जो सॉवरेनिटी है उसका इश्यू होता है, सॉवरेनिटी का वायलेशन है, कि उसके जो सभी कंट्रीज हैं उसको अपना डाटा है वो शेयर करना है और जिसको किसी भी दूसरे कंट्री के द्वारा यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम ग्रुप के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स वो है G7। G7 का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको पता होना चाहिए। G7 का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1975। तो 1975 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जो बड़ी जो पावर्स हैं उनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया G7 को। आपको G7 की जो कंट्रीज हैं जिसमें कनाडा है, फ्रांस है, इसके अलावा स्टूडेंट जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और हमारा जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। रिसेंटली इसकी जो मीटिंग है G7 की मीटिंग आपको देखने के लिए मिली है कि जो हिरोशिमा है वहाँ पे इसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। लास्ट जो 2022 के समय जो मीटिंग है वो जर्मनी के अंदर हुई थी। इसकी मीटिंग के अंदर जो हमारे ऑनरेबल PM सर हैं उनके द्वारा काफ़ी सारे ऐसे जो गिफ्ट्स हैं वो भी दिए गए थे जो हमारे कल्चर के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं। आप देखिए कि G7 के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा रिसेंटली पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्च किया गया है। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट है। उसका मेन मोटिव यही है कि जो G20 के बाद, जो कोविड के बाद में बिल्ड बैक जो बेटर वर्ल्ड को इनिशिएटिव है उसको यहाँ पे डेवलप करना है। इस वर्ल्ड को बेटर वे में यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई है। इसके अलावा G7 के द्वारा एक क्लाइमेट क्लब है उसको भी इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है कि जो पेरिस एग्रीमेंट का जो यहाँ पे मोटिव्स हैं उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। स्टूडेंट्स यहाँ से आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो G7 की जो कंट्रीज़ हैं, G7 के जो कंट्रीज़ हैं इनमें से कौन से ऐसे कंट्री हैं जो जिनको वीटो पावर है और इसके मेंबर नहीं हैं। आप देखिए कि चाइना यहाँ पे नहीं है। रसिया कभी हुआ करता था, G7 को G8 के रूप से हम जानते थे। रसिया का भी इसका पार्ट हुआ करता था और इस G7 को हम G8 के रूप से जानते थे। पर 2014 के समय रसिया के द्वारा जो क्रीमिया का जो रीजन है उसको अनेक्स कर लिया गया। वो कम्प्लीटली उसकी रसिया की इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से है। तो रसिया के द्वारा जो क्रीमिया है उसको अनेक्स कर लिया गया। उसके बाद से रसिया को यहाँ पे G7 से रेस्टिकेट कर दिया गया है। तो ये G7 के बारे में था। अगर हम बात करें क्वेड के बारे में, क्वेड है क्वाड्रिलेटरल ग्रुप के बारे में जिसको 2007 के समय इस्टेब्लिश किया गया। 2017 में इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है। 4 ऐसे कंट्री हैं जो इसको ज्वाइन किए हैं। ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है और USA है। मालाबार एक्सरसाइज भी आपको देखने के लिए मिलती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है I2U2 अभी रिसेंटली एक जो इन्वेंशन है जो आपको देखने के लिए मिला होगा, एक ग्रुप का जो डिप्लोमेटिक ग्रुप है। तो I2U2 के अंदर कौन कौन से जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या USA है या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात है, UAE है या इजराइल और इंडिया हैं। तो कौन कौन से हैं उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना I2U2 के बारे में। नेक्स्ट अगर हम इम्पोर्टेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस की बारे में बात करें तो इंडिया से रिलेटेड हमारा ऑर्गेनाइजेशन है सार्क। तो इसके बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि सार्क के कौन कौन से कंट्री हैं, कहाँ पे इनका जो बेसिकली कौन कौन से कंट्री हैं, कहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है। सबसे ईजी है ये बेसिक हमारे प्रिपरेशन के पार्ट के अंदर में।
तो स्टूडेंट्स अगर हम सार्क के बारे में बात करें, 1985 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन है, रीजनल कोऑपरेशन है, उसको इस्टेब्लिश करना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको नेपाल के अंदर देखने के लिए मिलता है। नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू, वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि 1985 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था और 8 इसके मेंबर्स हैं। अब 8 मेंबर कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और इंडिया है। इसके अलावा आप देखिए कि आप इसको ये तो आपका इसका कोई निमोनिक है वो नहीं बना सकते स्टूडेंट्स, ये तो ईजीली आप याद कर पाओगे इसको। अब देखिए कि आप इसको जो इंडिया के जो नाइबर कंट्रीज़ हैं उन सभी को आप ऐड कीजिए। इसमें एक्सेप्शन है, मालदीव को आपको ऐड नहीं करना है, मालदीव इसका पार्ट नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये जो कंट्रीज़ हैं, जो ये 8 कंट्री हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव है। ये ऐसे आपको जो कंट्रीज़ हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं इस सार्क के अंदर में। अगर हम सार्क के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, इनके द्वारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, सार्क का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको इस्टेब्लिश करने की भी बात की गई है। इनके द्वारा जो प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग है उसकी भी इनके द्वारा बात की गई है। इसी सार्क के रिगार्डिंग में जो इनकी खुद की एक सैटेलाइट है उसकी भी बात की गई है। बट इंडिया और पाकिस्तान की कंटिन्यू राइवलरी होने की वजह से आपको 2014 के बाद में ये जो सार्क है वो कम्प्लीटली डिसफंक्शनल है, वो देखने के लिए मिलता है। अभी रिसेंटली यहाँ पे सार्क के जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर एक करेंसी जो स्वैप का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो सार्क से रिलेटेड ही साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनका एक साउथ ईस्ट एशिया का सेसेक है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये सेसेक क्या है? सेसेक एक इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है। एक यहाँ पे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो मनीला के अंदर उसका हेडक्वार्टर है, उस एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ही वो ही इसके एक सेक्रेटरीट के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से जो पार्टनरशिप है उसको प्रमोट करने की बात की गई है और रीजनल प्रोस्पेरिटी को डेवलप करने की बात की गई है सेसेक के थ्रू। स्टूडेंट सेसेक के अंदर में तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल हैं, 4 तो ये कंट्री हैं। इसके अलावा आप देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान को आपको रिमूव करना है सार्क में से, और वहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान को रिमूव करने के बाद में आप देखिए कि जो श्रीलंका है और मालदीव तो हैं ही हैं, वहाँ पे जो म्यांमार नाम का जो कंट्री है उसको भी ऐड करना है। तो टोटल ये आपको जो 7 कंट्री हैं वो देखने के लिए मिलते हैं सेसेक के अंदर में। सेसेक क्या है? साउथ एशिया का सब रीजनल एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है जो आपको देखने के लिए मिलता है। सेसेक की अगर हमने बात की गई है तो यहाँ पे आपको एक मैकोन गंगा कोऑपरेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। मैकोन गंगा कोऑपरेशन क्या है उसके बारे में हम आगे भी उसके बारे में रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैकोन गंगा कोऑपरेशन है उसके अंदर चाइना नहीं है, गंगा जहाँ पे फ्लो करती है और मैकोंग रिवर है वो फ्लो करती है। 2015 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में मैकोन गंगा कोऑपरेशन के बारे में पूछा गया था। तो उसके अंदर भी 6 कंट्री हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 6 कंट्री कौन कौन से हैं? म्यांमार है, इंडिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है और कंबोडिया है। तो म्यांमार, इंडिया और थाईलैंड है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया है। ऐसा ही एक आपको ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में है। तो ये बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है इसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम बात करें तो 97 के समय इनकी एक मीटिंग होती है जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के रूप से जानते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज़ हैं वो उसको ज्वाइन करते हैं। 2004 के समय में जो नेपाल एंड भूटान जब इस बैंकॉक डिक्लेरेशन को ज्वाइन करते हैं तो कम्प्लीटली ये जो ग्रुप है बे ऑफ बंगाल के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनका ये ग्रुप है वो बनता है। अब ये कौन कौन से ग्रुप के कंट्रीज़ हैं वही आप कॉन्सेप्ट है BBIN है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल है। इसके अलावा आपको थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका है वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। 2014 के समय ढाका के अंदर, ढाका जो बांग्लादेश के अंदर है वहाँ पे इनका जो सेक्रेटरीट है उसको इस्टेब्लिश किया गया है बिम्स्टेक का। इसी बिम्स्टेक के अंडर में आप देखिए इसी रीजन के अंदर में इंडिया के द्वारा IMT हाईवे है, IMT हाईवे को डेवलप करने की बात की गई है। IMT हाईवे क्या है? इंडिया है, म्यांमार है और थाईलैंड है। कालधान जो मल्टी मॉडल यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का कॉरिडोर है उसको इंडिया के द्वारा डेवलप करने की बात की गई है सितवे पोर्ट के थ्रू। और अभी रिसेंटली जो साइक्लोन आने की वजह से ये जो रीजन है वो न्यूज़ के अंदर में है। साइक्लोन जो आया रखाइन स्टेट का जो रीजन है जहाँ पे सितवे पोर्ट है, तो सितवे पोर्ट के थ्रू इंडिया का मेन मोटिव यही है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ में जो कनेक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना है। IMT हाईवे का भी कॉन्सेप्ट वही है।
जो हमारा मणिपुर है उससे ये हाईवे इनिशिएट होगा और थाईलैंड के लिए जाएगा ये रोड। तो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट करने के लिए इंडिया की ये जो कुछ प्लान्स हैं, आप देखिए कि कालधान जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है वो सितवे पोर्ट है, उसी रीजन के अंदर जो साइक्लोन है वो हिट किया गया है, यमन के द्वारा उस साइक्लोन का जो नाम है वो किया गया है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि वहाँ पे बांग्लादेश का भी एक पार्ट है, कोक्स बाजार का जो रीजन है, जहाँ पे जो रोहिंग्याज हैं जो रखाइन स्टेट से तो आ रहे हैं बेसिकली, और रखाइन स्टेट से आने के बाद में उन रोहिंग्याज को बांग्लादेश के द्वारा जहाँ पे रखा गया है वो है कोक्स बाजार। कोक्स बाजार के अंदर वहाँ पे रखा गया है। यही रीजन साइक्लोन अफेक्टेड है प्रेजेंटली अभी मई के मंथ के अंदर में। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की अगर हम बात करें 97 के समय स्टूडेंट्स इसको इस्टेब्लिश किया गया। जो नेल्सन मंडेला हैं वो इंडिया के लिए आए थे और उनका मेन मोटिव था कि एक यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट करना है, कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। तो इसकी वजह से इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है उसको 97 के समय इस्टेब्लिश किया गया था। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के अंदर में आप देखिए कि आपको मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं हमारे रीजन के वो देखने के लिए मिलते हैं। आपको बांग्लादेश स्टूडेंट्स पाकिस्तान इसके अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगा, और आपको जो म्यांमार नाम का जो कंट्री है वो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का पार्ट नहीं है। यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है, जो हमारे इंडियन ओशियन के जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, सेशेल्स है, मॉरिशस है, कोमोरोस है, मडागास्कर है, इन सब कंट्रीज़ के बारे में आप मैप के ऊपर प्रैक्टिस करना, इनको नॉर्थ टू साउथ एक बार अरेंज करके एक बार देखना। स्टूडेंट्स ये कंट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये कंट्रीज़ की लोकेशन कहाँ पे है, नॉर्थ के अंदर कौन सा है, साउथ के अंदर कौन सा है, इसके बारे में। यहाँ पे अगर हम इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में बात करें तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको इबेन मॉरिशस के अंदर देखने के लिए मिलता है। इबेन मॉरिशस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा आसियान के बारे में है। आसियान के अंदर टोटल 10 कंट्रीज़ हैं। 1967 के समय बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इनिशियली 5 कंट्रीज ने ज्वाइन किया था, बाद में 5 कंट्रीज और आ गए थे। इसको एक याद करने का जो तरीका है मैंने इस तरीके से याद कर रखा है, आप इसको डिफरेंटली अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो। MBBS PTV एंड LIC का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि बी को याद रखना, बी से यहाँ पे बर्मा है, जो कि हम मालदीव के लिए इस वर्ड को यूज किया करते थे। तो आपको इसको याद कीजिए। यहाँ पे मलेशिया है, फिर आपको म्यांमार है, बी से जो बर्मा है, जो म्यांमार है वो देखने के लिए मिलेगा। ब्रुनई है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है। तो ये 10 कंट्रीज़ हैं आसियान के। वहाँ पे आसियान साउथ ईस्ट एशिया के जो हमारे कंट्रीज़ हैं उनका ये ग्रुप है। उसी आसियान से रिलेटेड एक ईस्ट एशिया समिट है, वो भी आपको देखने के लिए मिलती है। 2005 के समय इस ईस्ट एशिया समिट का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किया गया है। स्टूडेंट्स अगर हम ईस्ट एशिया समिट के बारे में बात करें तो इस ईस्ट एशिया समिट के अंदर में अदर देन द 10 आसियान कंट्रीज़ के अलावा आपको जो 8 कंट्रीज़ हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो 8 कंट्रीज़ को अगर आपको याद करना है, अदर देन द आसियान के अलावा जो 8 कंट्री हैं उनको किस तरीके से अगर आपको याद करना है तो इनको याद करने का एक कॉन्सेप्ट काफ़ी ईजी है। आप इनका एक जो ग्रुप है वो बनाइए। ग्रुप किस तरीके से बनाना है, जैसे इंडिया है, इंडिया के साथ में आप चाइना को याद कीजिए। इंडिया और चाइना, साउथ कोरिया और जापान, इंडिया और चाइना, साउथ कोरिया और जापान है। यूनाइटेड किंगडम एंड जो रसिया हैं, जो बिग पावर्स हैं, और इसके अलावा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं। तो इस तरीके से जो 8 कंट्री हैं ये सब मिलके बनाते हैं ईस्ट एशिया समिट। तो ईस्ट एशिया समिट के पार्ट है, उसका भी काम वही है, रीजनल सिक्योरिटी है, पीस है, प्रोस्पेरिटी है, उन सभी को प्रमोट करना है। यहाँ पे देखिए कि आसियान कंट्रीज़ के साथ ही जब यहाँ पे अगर हम USA एंड रसिया को यहाँ से सेग्रीगेट करते हैं तो एक रीजनल कम्प्रीहेंसिव यहाँ पे एक ट्रेड का ग्रुप भी बन रहा था जो RCEP है। इंडिया ने लेटर फेज में उसको ज्वाइन नहीं किया था RCEP को, क्योंकि वहाँ से इंडिया को लगा कि हमारे जो लोकल फार्मर्स हैं उनको, जो लोकल पर्सनस हैं, लोकल बिजनेस है, उसको इफेक्ट होगा 2019 के समय। उसी रीजन से रिलेटेड मैकोंग गंगा है जिसको अभी हमने डिस्कस किया। 6 कंट्री हैं, 6 कंट्रीज़ हैं इसके मैकोंग गंगा के। तो आपको कौन कौन से कंट्री हैं, आपको म्यांमार है, इंडिया है, थाईलैंड है, ट्राइलेटरल हाईवे वाले तीनों कंट्री हो गए। उसके बाद में वियतनाम है, लाओस है और कंबोडिया है। याद रखना स्टूडेंट, चाइना नहीं है। मैकोंग और गंगा रिवर के जो कंट्रीज हैं उनका ये ग्रुप है, चाइना इसके अंदर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में। एशिया एंड पैसिफिक के जो कंट्रीज हैं उनके हैं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है।
यूएसए के द्वारा कोशिश की गई थी इंडिया को ज्वाइन किया जाए, बट इंडिया इस ज्योग्राफी के अंदर ना करने की वजह से, एक ज्योग्राफिकल ग्रुप है इंडिया और पैसिफिक, एशिया और पैसिफिक के इकोनॉमिक कोऑपरेशन का। यहाँ पे आप देखिए कि 1989 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। CPTPP के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट, जो TPP थी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ करता था और जो ट्रेड के रिगार्डिंग में था यूएसए के द्वारा उसको स्टार्ट किया गया था, बट बाद में आपको देखने के लिए मिलता है ये एशिया पैसिफिक के रीजन वाले ही मैक्सिमम कंट्रीज हैं इस CPTPP के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जापान के द्वारा इसको लीड किया गया है। जब से जो ट्रम्प हैं वो यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे, उनके द्वारा विड्रॉ कर लिया गया था। तो इन कंट्रीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के बारे में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के बारे में यहाँ पे बात की गई है। एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। 1969 के समय 1969 का जो समय है, उस समय में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। 57 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं जो मुस्लिम वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। यूएन के अंदर इनका जो परमानेंट डेलीगेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। यूरोपियन यूनियन के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है। और इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ब्लॉक्ड है। इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के बाद में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। जो सऊदी अरेबिया है, मैं वैसे तो बोल सकता था कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, बट आप काफ़ी कम पार्टिसिपेट करते हो, इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया का जो पेनिनसुला है उसका जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है जेद्दा। मक्का और मदीना जो रिलीजियस प्लेस हैं उनसे नॉर्दर्न एरिया के अंदर में जेद्दा नाम की जगह है। जो जेद्दा जो है वहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट, जेद्दा एक बेसिकली अगर हम बात करें, जेद्दा एक डिक्लेरेशन भी है सी टाइम पायरेसी के रिगार्डिंग में है, जो आपको 2019 के समय में जो सीड है, जो यहाँ से जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इस स्ट्रेट का क्या नाम है? यहाँ पे जो स्ट्रेट है जो अरेबियन पेनिनसुला के राइट साइड में है, वहाँ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। यहाँ पे जो स्ट्रेट है उसका क्या नाम है? क्या बेबल मंदाब है या कोई दूसरा नाम है जो किसको कनेक्ट करती है? सुएज कैनाल है इसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। आपको अगर कंप्लीटली इंटरेस्ट है या इनको डेवलप करना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आपके कभी भी इनकरेक्ट नहीं होंगे। आप देखें कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ है 1969 के समय इस्टेब्लिश हुआ। आफ्टर द यूएन के बाद में सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर इनका जेद्दा के अंदर है। ऐसा ही एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी है, जो गल्फ के जो कंट्रीज़ हैं उन्हीं का ये ऑर्गेनाइजेशन है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसके अंदर टोटल 6 मेंबर हैं। 1981 के समय में, 81 का जो समय है उसके अंदर ये इस्टेब्लिश हुआ। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अगर हम मेंबर्स के बारे में बात करें तो इनके मेंबर हैं जो सऊदी अरेबिया हैं। इसके अलावा आप देखें कि यूनाइटेड अरब अमीरात हैं। इसके अलावा बहरीन है, ओमान है, कतर है, कुवैत हैं। ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। कि एक बार दोबारा से इन मेंबर्स को देखते हैं। मेंबर्स कौन कौन से हैं? 6 मेंबर हैं। आप याद रखना, ईरान और जो इराक है वो दोनों कंट्री इसके मेंबर नहीं हैं। कौन कौन से 6 कंट्री हैं? सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात हैं। इसके अलावा बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, ओमान है, कतर है और कुवैत हैं। तो ये 6 जो कंट्रीज़ हैं जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो मेंबर हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो रियाद के अंदर है। और उस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? जेद्दा के अंदर। दोनों के दोनों हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया के अंदर हैं। और जेद्दा कोड किसके रिगार्डिंग में है? जेद्दा कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो रिगार्डिंग में है सी टाइम पायरेसी के रिगार्डिंग में 2018-19 के समय लाया गया था। जो सीड है, सीड क्या है? अफ्रीका का जो हॉर्न है वहाँ पे 4 कंट्री सिचुएटेड हैं, जिसके अंदर जिबूती है, जिसके अंदर आपको जो सोमालिया है, जिस एर्टिका है, इथोपिया है, सूडान का भी है। तो ये कंट्रीज जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहाँ पे सिचुएटेड हैं। उनके द्वारा सी टाइम पायरेसी को, जो समुद्री लुटेरे होते हैं या समुद्र के अंदर जो लूटपाट की हरकतें की जाती हैं, तो सी पायरेसी को रोकने के रिगार्डिंग में लाया गया था। जेद्दा कोड ऑफ कंडक्ट है जो सी पायरेसी के रिगार्डिंग में है। यहाँ पे ही हम जो मिडिल ईस्ट है उसके रिगार्डिंग में 2-3 इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है उनको करते हैं। यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है
एक तो स्टूडेंट्स यहाँ पे है मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव 2022 के समय उसको लॉन्च किया गया था। उसका काम वही है कि मिडिल ईस्ट सेक्टर के अंदर जो कार्बन का एमिशन है उसको रिड्यूस करना है, प्लांट्स को वहाँ पे बेसिक प्लांटेशन ड्राइव है उसको कैरी आउट करना है। सऊदी अरेबिया के द्वारा उसको लॉन्च किया गया। रिसेंटली आपको जो 2+2 है अब्राहम अकॉर्ड है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। जो आप देखें कि अब्राहम अकॉर्ड को क्यों लाया गया, अब्राहम अकॉर्ड को हमने काफ़ी बार कवर किया है न्यूज़पेपर्स के अंदर में। पीस जो एग्रीमेंट है इजराइल के साथ में जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके लिए इस्टेब्लिश करना है। आप देखें कि बहरीन है, जो यूनाइटेड अरब अमीरात हैं, उनके द्वारा वहाँ पे जो पीस एग्रीमेंट्स हैं वो साइन किए गए हैं। तो अब्राहम अकॉर्ड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसी रीजन के अंदर आपको I2U2 का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। I2U2 जो इंडिया के द्वारा भी वहाँ पे इंडिया उससे जुड़े हुए हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसी रीजन के रिगार्डिंग में आप अपना चाहबार पोर्ट है वो भी देख सकते हो। चाहबार पोर्ट जो कि ईरान के अंदर बनाया गया है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसी का एक पार्ट है। अगर हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में बात करें, जो इंडियन ओशियन है, पर्शियन गल्फ है, जो कैस्पियन सी है, उनको ये कनेक्ट करता है सेंट पीटर्सबर्ग के थ्रू में। जो 13 उसके अंदर जो कंट्री हैं जिसमें इंडिया है, ईरान है, रसिया है, अजरबैजान और आर्मेनिया है, कजाकिस्तान है, बेलारूस है, टर्की है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ओमान, यूक्रेन एंड सीरिया है, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स उसी ट्रांजिट हब का पार्ट होने की वजह से चाहबार पोर्ट को भी आपको पता होना चाहिए, जो कि गल्फ ऑफ ओमान के अंदर सिचुएटेड है। इंडिया के द्वारा उसको बनाया गया था कि बलूचिस्तान के रीजन के थ्रू, बलूचिस्तान के वहीं पे पास में सिचुएटेड है। और जो जेरान से डेलाराम है उसकी रोड भी बनाई गई थी अफगानिस्तान के अंदर कि वहाँ पे जो सप्लाई है वो करना है हमको। डीप सी पोर्ट है जो चाहबार पोर्ट है, वो डीप सी पोर्ट है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान के द्वारा साइन करते हुए इस पोर्ट को डेवलप किया गया। मैकोन गंगा के बारे में हमने डिस्कस किया, कालाधान प्रोजेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, और इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसके बारे में भी डिस्कस किया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के काफ़ी सारे जो आपको इस तरीके के इनिशिएटिव्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं हर एक रीजन के अंदर में। इसी रीजन के अंदर स्नेक आइलैंड है जो यूक्रेन के अंदर है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि स्नेक आइलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 2001 के समय जो इसका इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है SCO का। SCO के अगर हम मेंबर कंट्रीज़ के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, SCO के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, तो आप देखें कि जो सेंट्रल एशिया के जो टोटल 5 कंट्री हैं जिनको कि हम जानते हैं, जिनके साथ इंडिया का जो रिलेशन आपको देखने के लिए मिलता है, तो 5 कंट्रीज़ में से जो 4 कंट्री हैं, 4 कंट्री कौन कौन से हैं आप देखिए कि कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है। यहाँ पे आपको तुर्कमेनिस्तान नहीं देखने के लिए मिलेगा। तुर्कमेनिस्तान कौन सा कंट्री है आप याद रखिए, तुर्कमेनिस्तान वही कंट्री है जो आपको तारीख के अंदर जो कैस्पियन सी है उसके अंदर टी से जो वर्ड है जो तुर्कमेनिस्तान देखने के लिए मिलता है, जहाँ से इंडिया तापी पाइपलाइन भी ले बनाने की बात की गई थी, जो अब प्रेजेंट समय में मुश्किल लग रहा है। तापी पाइपलाइन क्या था, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और इंडिया है, वो तापी पाइपलाइन है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तो वो जो तुर्कमेनिस्तान है कैस्पियन सी वाला, जो हम तारीख का एक निमोनिक है जिसके थ्रू उसको याद करते हैं, वो इसका मेंबर नहीं है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेंट्रल एशिया के 4 कंट्री इंडिया और पाकिस्तान जो उफ़ा डिक्लेरेशन के थ्रू इसको ज्वाइन किए थे 2017 के समय, रसिया और चाइना है, और अभी रिसेंटली जिसको इंडक्ट किया गया है वो आपको देखने के लिए मिलता है ईरान। स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली वाराणसी नाम की जो हमारी सिटी है उसको टूरिज्म कैपिटल के रूप में भी डेवलप किया गया है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ पे। और आप देखिए कि इनका एक रीजनल एंटी टेररिज्म से रिगार्डिंग में एक इनका स्ट्रक्चर है जिसको रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के रूप से भी जानते हैं, या रेड्स के रूप से भी, जिसका काम है कि जो एक्सट्रीमिज्म है, जो वायलेंस है, जो टेररिज्म है, उसको यहाँ पे कम्बैट करना है। अभी रिसेंटली जो समरकंद डिक्लेरेशन है वो SCO की रिगार्डिंग में ही, जो समरकंद डिक्लेरेशन है वो अभी SCO के रिगार्डिंग में ही उसको डिस्कस किया गया है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, नाटो के बारे में, जो कलेक्टिव डिफेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको ये प्रमोट करता है। नाटो नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है कलेक्टिव डिफेंस को प्रमोट करता है, यूएन के चार्टर से अपनी जो अथॉरिटी है उसको कैरी आउट करता है। इंडिया इसका एक मेजर जो नॉन नाटो अलाई है वो भी नहीं है। आप देखिए कि कंट्री इंडिया इसका जो मेंबर तो नहीं है ही नहीं। इसके अलावा एक जो नाटो के द्वारा मेजर नॉन नाटो अलाई का एक कॉन्सेप्ट है वो भी डेवलप किया गया है, इंडिया उसका भी पार्ट नहीं है। जापान, साउथ कोरिया, इजराइल उसके पार्ट हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे, बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो नाटो है उनके द्वारा जो कलेक्टिव डिफेंस है, ये जो उनका कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अपनाया जाता है कि अटैक ऑन वन इक्वल टू द अटैक ऑन ऑल। तो सभी कंट्रीज उसको डिफेंड करते हैं कलेक्टिव डिफेंस के इस कॉन्सेप्ट को। वाशिंगटन ट्रेटी के थ्रू 1949 के समय नाटो को इस्टेब्लिश किया गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्कटिक काउंसिल के बारे में, आर्कटिक काउंसिल का बारे में आपको पता होना चाहिए कि आर्कटिक काउंसिल को 1996 के समय ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू, जो ओटावा नाम की जगह है कहाँ पे है, कनाडा के अंदर, उस ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ 1996 के समय 5 इसके जो कंट्रीज़ हैं वो आपको जो इन कंट्रीज़ का जो नाम है वो पता होना चाहिए। फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है। इसके अलावा आप देखें कि 3 और कंट्री हैं, कनाडा है, रसिया है एंड यूएसए है। कनाडा, रसिया एंड यूएसए आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो टोटल 8 कंट्री हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनका मेन इनका मैंडेट है आर्कटिक काउंसिल का। क्या इंडिया यहाँ पे ऑब्जर्वर नेशन का स्टेटस है स्टूडेंट्स? इंडिया को ऑब्जर्वर नेशन का स्टेटस है 2013 से। क्या इंडिया मेंबर है आर्कटिक काउंसिल का स्टूडेंट्स? इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया का कौन सा प्रोजेक्ट है जो आर्कटिक रीजन के रिगार्डिंग में है? तो हमारा एक आप देखिए कि हिमाद्री नाम का एक प्रोजेक्ट है। हिमाद्री नाम का प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है आर्कटिक रीजन के अंदर में इंडिया का, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है उनके बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस के अगर हम बारे में बात करें, क्योंकि आप देखें कि क्वेश्चन है वो आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है ना, आपको इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता होना चाहिए। और सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जब आपको पता होगा, जब भी आप अच्छे से जो परफॉर्म है वो कर पाओगे। स्टूडेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये है नॉन अलाइंड मूवमेंट। जब वर्ल्ड 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड था तो इंडिया के द्वारा ऐसा प्रपोज किया गया कि 2 हिस्से कौन कौन से हुआ करते थे। एक तो नाटो है जिसको अभी हमने डिस्कस किया, एक वर्साई पैक्ट है वो हुआ करता था। तो 2 मिलिट्री ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड था। तो 5 ऐसे कंट्री हैं जिसमें इंडिया एक लीडर बना। इंडिया है, इजिप्ट है, घाना है, इंडोनेशिया है और यूगोस्लोवाकिया है। ये फाउंडिंग फादर है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, कि अपना मार्ग है, अपना जो पाथ है उसको ही हमें चूज करना है, हमको नहीं किसी के साथ में किसी ग्रुप को ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले एशिया और अफ्रीका की एक कॉन्फ्रेंस है जिसको बांडुंग कॉन्फ्रेंस के रूप से भी जानते हैं। बैंडुंग कॉन्फ्रेंस है 1955 के समय। तो 1955 की ये कॉन्फ्रेंस है, उसके थ्रू आपको 10 प्रिंसिपल हैं वो एग्जिस्टेंस के अंदर आते हैं। नेम की अगर हम फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करें तो बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस आपको देखने के लिए मिलती है स्टूडेंट्स। बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस जो आपको देखने के लिए मिलती है किसकी, नेम के बारे में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में। जो यूगोस्लोवाकिया, इंडिया, आप इन नामों को याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स। यूगोस्लोवाकिया है, इंडिया है, इसके अलावा अगर हम बात करें इजिप्ट और घाना है और इंडोनेशिया है। तो उनके थ्रू इसको अडॉप्ट किया गया। पंचशील का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर ये नेम है वो बेस है। पर प्रेजेंटली इसका रीज़न ये है कि नेम की जो मीटिंग्स हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं और जो बड़े लीडर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं नेम के अंदर में। तो ये आपको इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो प्रेजेंट समय में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका आपको देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स ब्रिक्स का जब भी नाम आए तो आपको 2-3 इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए। एक तो आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पता होना चाहिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको कि ब्रिक्स के बैंक के रूप से ही जानते हैं। तो हम यहाँ पे 2-3 जो इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको संगाई के अंदर देखने के लिए मिलता है। आप इसका याद करने का तरीका है स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे से क्लास की है पहले तो आपको मैंने रीड करवाया होगा काफ़ी बार क्विज के अंदर में।
न्यू डेवलपमेंट बैंक, आप देखिए कि चाइना के अंदर दो बैंक हैं, एक है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसको आप याद रख सकते हो कि जो बीजिंग नाम की जो सिटी है, ए के साथ में बीजिंग नाम की सिटी है, उसके अंदर ये इस्टेब्लिश है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक को आप देखिए कि जो संगाई नाम की सिटी है, उसके अंदर इसका हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश है। आपको ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसकी अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर एक रीजनल ऑफिस है गुजरात के अंदर, उसको ओपन किया गया है। एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, हमारे इन 5 जो कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स के, उनको ये डेवलपमेंट के लिए पैसा है वो प्रोवाइड करता है। इसकी जो 6 समिट हुआ करती थी, किसकी, ब्रिक्स की, फोर्टिलीजा समिट है, उसके अंदर इसको ओपन किया गया था। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है। जो नए मेंबर्स हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के रिगार्डिंग में, बांग्लादेश है, इजिप्ट है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, उरुग्वे है, उनको भी ज्वाइन करने की बात की गई है। 100 बिलियन इसकी जो प्रपोज्ड ऑथराइज कैपिटल है वो आपको देखने के लिए मिलती है। हम यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। आप देखें कि वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपको वाशिंगटन के अंदर देखने के लिए मिलता है। और 1945 के समय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ को जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद में उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस की जो 2 ट्विन्स के रूप से हम जानते हैं, एक है वर्ल्ड बैंक, एक है आईएमएफ, एक है वर्ल्ड बैंक और एक है आईएमएफ। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें आईएमएफ भी 1945 में आफ्टर द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन डीसी के अंदर उनका हेडक्वार्टर है। एक आपको देखने के लिए मिलता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो 1966 के समय उसको इस्टेब्लिश किया गया। और जो फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, वहाँ पे ये सिचुएटेड है एशियन डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में हमने डिस्कस किया, ब्रिक्स का बैंक है, संगाई के अंदर हेडक्वार्टर है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो आपको 2016 का जो समय है उसके अंदर बीजिंग के अंदर उसको सिचुएटेड है, बीजिंग के अंदर में। और वो अगर हम बात करें कि इंडिया का जो पोजीशन है वहाँ पे भी काफ़ी सही है, सेकंड लार्जेस्ट इंडिया जो वहाँ पे शेयर है वो जो कैपिटल के अंदर रखता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आईएमएफ के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि आईएमएफ के अंदर जो रिफॉर्म है उसी के रिगार्डिंग में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जो क्योटा सिस्टम है आईएमएफ के अंदर में, या आईएमएफ की जो एसडीआर है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में बात करें या इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में बात करें तो 1974 के समय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया था। 90 डेज का आपके पास स्ट्रेटजिक रिजर्व होना चाहिए। आप देखें कि इनके द्वारा एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी सारी जो रिपोर्ट्स है वो निकाली जाती हैं। OECD जो है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उस OECD के द्वारा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ के बारे में अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ के बारे में अगर हम बात करें, वियना के अंदर इनका हेडक्वार्टर है, जो वियना है वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा 1960 के समय में जो बगदाद के अंदर इसको फाउंड किया गया था। 5 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, वेनेजुएला है, उनके द्वारा इनको इस्टेब्लिश किया गया। लेटर फेज में आपको काफ़ी सारे ऐसे कंट्री हैं, जैसे इंडोनेशिया इसको ज्वाइन करता है, लीबिया है, अंगोला है, कुवैत है, जिनके अंदर जो पेट्रोल है वो यहाँ पे कैरी आउट होता है, पेट्रोल वहाँ से निकाला जाता है। तो वो कंट्रीज इसको ज्वाइन किए थे। ओपेक के अगर हम बात करें, ओपेक से रिलेटेड ही आपको एक वर्ड है, एक बार प्रीलिम्स के अंदर पूछा भी गया है उसको, एशियन प्रीमियम। एशियन प्रीमियम एक जो टैक्स है, एक्स्ट्रा चार्ज है, वो लगाया जाता है हमारे जो साउथ एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर में। उनको जब भी ऑयल है वो सेल किया जाता है तो कभी कभी एशियन प्रीमियम से जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में डिस्कस किया हमने। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में नहीं किया यहाँ पर डिस्कस, तो उसके बारे में देखते हैं। स्टूडेंट, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसका जो आपको इस्टेब्लिशमेंट है 1957 के समय में वियना के अंदर देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इनका मेन मोटिव यही है कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल जो सपोर्ट है न्यूक्लियर फील्ड के अंदर वो इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। 176 जो कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर हैं। गैम्बिया के द्वारा इसको लेटेस्टली ज्वाइन किया गया था 2023 के समय में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो यहाँ पे पार्टी नहीं है,
जो NPT है, नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है, उसका पार्टी नहीं है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इनके द्वारा यहाँ पे जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनका जो डेटर है उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, किस तरीके से न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करना है, उसके रिगार्डिंग में भी आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स 2-3 इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का जो एक ग्रुप है IBSA, वो आपको देखने के लिए मिलता है। ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन के थ्रू इंडो पैसिफिक का एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो US के द्वारा उसको लीड किया गया है। 14 जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा उसको ज्वाइन किया गया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को। इंडिया वहाँ पे पार्ट है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग में, जो प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करता है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जिसमें काफ़ी सारे जो इंडो पैसिफिक के अंदर में जो कंट्रीज़ हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनई है, फिजी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, जापान है, या आपको रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, मलेशिया है, न्यूजीलैंड और USA है, सिंगापुर, फिलीपाइंस है, वियतनाम एंड थाईलैंड है, वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, आपको 5 आई कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पे इंटेलिजेंस अलाइंस है, बेसिकली 5 कंट्रीज़ का। ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और यूनाइटेड किंगडम है। तो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है जिनका काम है 5 आई कंट्रीज़ का, कि जो 5 आई कंट्रीज़ हैं उनका काम है कि इंटेलिजेंस जो सेक्टर है उसके अंदर जो कोऑपरेशन है उसको इस्टेब्लिश करना है 5 आई कंट्रीज़ के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक इमर्जिंग कंट्रीज़ का भी एक ग्रुप है E7 के रूप से, जैसे G7 है ऐसा ही एक E7 है। E7 के अंदर जो 7 कंट्री हैं वहाँ पे इंडिया भी है, ब्राज़ील, चाइना और इंडिया है, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रसिया और टर्की हैं। ये 7 कंट्री हैं। तो तीसरा जो ग्लोबल GDP है, थर्ड जो ग्लोबल GDP का एक 1/3 पार्ट है उसको ये कैरी करते हैं। और जो परचेजिंग पावर पैरिटी है उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग इनके द्वारा ये है जो डेवलप किया गया है। इमर्जिंग कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसके अंदर की ब्राज़ील है, इंडिया है, चाइना है और रसिया है। इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेंगे कि टर्की है, इंडोनेशिया है और मैक्सिको आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी सारे ऐसे जो कंट्रीज़ हैं जिसमें मिन्स्क ग्रुप है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कलेक्टिव डिफेंस के रिगार्डिंग में और भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो मिन्स्क ग्रुप है, मिन्स्क ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें, जो मिन्स्क ग्रुप है, मिन्स्क ग्रुप का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1992 के समय किया गया था। कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन के रिगार्डिंग में है यूरोप के अंदर में। और उसका मेन मोटिव नागोर्नो काराबाख का जो रीजन है उसके अंदर अभी देखने के लिए मिला, जो अजरबैजान और अर्मेनिया के अंदर था। मैड्रिड जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर ये काम करता है, मैड्रिड प्रिंसिपल के ऊपर में मिन्स्क ग्रुप। तो स्टूडेंट्स इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया है, आप भी इनको कंटिन्यू रिवाइज करना। IR के पर्सपेक्टिव से सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस उनको कवर किया गया है और जो बचेंगे उनको भी हम कवर करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।